नमस्कार, मैं चनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डी डोना से। आज हम बीए प्रथम वर्ष में राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक के अंतर्गत राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राज्य साध्य अथवा साधन। राज्य के बारे में विचारकों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किया है। कुछ विचारकों का मानना है कि राज्य का जो स्थान है उसे देखते हुए राज्य के मनुष्य के जीवन में जो सकारात्मक योगदान है राज्य का, उसे देखते हुए राज्य को हम साध्य का दर्जा देना चाहिए। वह हमारे जीवन का उच्चतम लक्ष्य होना चाहिए। वहीं कुछ अन्य विचारकों का मानना है कि राज्य दूसरी संस्थाओं की तरह मात्र एक संस्था है और ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने का मात्र एक साधन है। तो राज्य साध्य है अथवा साधन है, इसके बारे में आज इस लेसन में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं राज्य साध्य है। प्लेटो, अरस्तु, हिगल, बोसांके विचारकों के नाम अपने ध्यान में होना चाहिए। यूनान के महान राजनीतिक विचारक प्लेटो, उनके शिष्य अरस्तु, हिगल, बोसांके आदि विचारक राज्य को मानव जीवन का उच्चतम लक्ष्य और अपने आप में एक साध्य मानते हैं। वो एक लक्ष्य मानते हैं कि राज्य हमारे जीवन का एक ध्येय होना चाहिए, एक साध्य है जिसे प्राप्ति हमारा उद्देश्य है। इनका मानना है कि समाज एवं राज्य एक महान नैतिक संस्था है। तो राज्य को एक महान नैतिक संस्था मानते हैं जिसका उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक विकास करना। तो राज्य में रहकर ही व्यक्ति का नैतिक विकास संभव है। तो नैतिक विकास की एक महान संस्था होने के कारण राज्य स्वयं एक साध्य है, साधन नहीं। प्लेटो कहते हैं राज्य के बारे में, प्लेटो की ये एक ऐसी परिभाषा है जो अक्सर पूछी जाती है कि राज्य वृक्षों या चट्टानों से उत्पन्न नहीं होते हैं, यह उन व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। तो राज्य वृक्ष या चट्टानों से उत्पन्न नहीं होते हैं, यह उन व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। तो व्यक्तियों के चरित्र को, नैतिकता को कितना उच्च स्थान जो है प्लेटो ने दिया है। तो प्लेटो इस परिभाषा के माध्यम से ये बताना चाहता है कि राज्य के नागरिक कैसे होने चाहिए और नागरिकों से ही राज्य की पहचान होती है। आज अगर हम देखें विश्व में, तो जो दुनिया के भ्रष्टाचार मुक्त जो टॉप राष्ट्र हैं, चाहे वो बात जापान की करें, न्यूजीलैंड की करें, नॉर्वे की करें, तो वो देश हैं जहाँ के नागरिक भी, वहाँ पे कह सकते हैं हम, वो आदर्श नागरिक हैं। बजाय कि दूसरे जो राष्ट्रों की बात करें जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और जो अच्छी अवस्था में नहीं है, तो उसका मुख्य कारण है उनके नागरिकों में नैतिकता की कमी होना। इसी प्रकार परिभाषा देखें हम अरस्तु की, तो वो कहते हैं कि राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है। कि राज्य का जो कह सकते हैं कि उसका उद्भव है, उसका जो आगमन है, वो उदय इसलिए हुआ है, क्यों? जीवन की आवश्यकताओं के लिए, परंतु वह सद्जीवन के लिए विद्यमान है। तो उदय, तो राज्य का जो उद्भव है वो जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है, परंतु वह सद्जीवन के लिए विद्यमान है। तो ये अरस्तु की परिभाषा। आदर्शवादियों के अनुसार, ये भी विचारक आदर्शवादी विचारक माने जाते हैं प्लेटो। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य व्यक्तियों की यथार्थ इच्छा का प्रतीक है। तो व्यक्तियों की यथार्थ इच्छा का प्रतीक माना जाता है। मनुष्य का पूर्ण विकास राज्य के अंतर्गत ही संभव है। राज्य नामक संस्था अगर नहीं होगी तो मनुष्य का पूर्ण विकास संभव नहीं है। राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं हो सकते हैं, जैसे हिगल ने कहा है। तो राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं हो सकते। राज्य से पृथक व्यक्तियों का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं, और राज्य से पृथक रूप से हम अलग से कहें कि हमें इस राज्य में नहीं रहना है, किसी भी राज्य में नहीं रहना है, तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हम जब तक राज्य के साथ में हैं, जब दुनिया में हम कहीं जाते हैं तो हमारी पहचान होती है, तो वो भारतीय नागरिक होने के नाते ही, भारत के नागरिक होने के नाते ही हमें जो है
कह सकते हैं कि वहाँ पे वेटेज मिलता है, हमारी वहाँ पे पूछ होती है, वरना हमें कोई बतलाता या हमें कोई जॉब वगैरह नहीं मिलती। तो राज्य से पृथक व्यक्तियों का कोई अस्तित्व नहीं होता। बोसांके कहते हैं कि राज्य विश्वव्यापी नैतिक संगठन का एक अंग न होकर समस्त नैतिक विश्व का अभिभावक है। तो नैतिक संगठन का एक अंग नहीं है, ये अभिभावक है। किसका? नैतिक विश्व का। तो राज्य विश्वव्यापी नैतिक संगठन का एक अंग न होकर के समस्त नैतिक विश्व का अभिभावक है, बोसांके के अनुसार। हिगल का क्या मानना है? देखिए, हिगल राज्य को संपूर्ण विवेक कहते हैं। उन्होंने राज्य को विवेक से जोड़ा है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का रूप है, तो राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का रूप उन्होंने माना है। राज्य पूर्णता है, राज्य में रहकर ही हम पूर्ण हो सकते हैं, कंप्लीट हमें कह सकते हैं कि उस जो है पूर्णता की दिशा में हम पहुंच सकते हैं। और स्वतंत्रता का दाता है, स्वतंत्रता हमें देने वाला है कौन? राज्य। तो राज्य को संपूर्ण विवेक कहा है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का रूप है, राज्य पूर्णता है और स्वतंत्रता का दाता है। तो ये वो सोच है जो मानती है कि राज्य साध्य है। इसी प्रकार जो फाशिस्टवादी विचारक है, फाशीवाद को मानने वाले, जो इटली और उस समय की जो नाजीवादी विचारधारा देखें हम जर्मनी की, तो वो फाशिस्टवादी विचारक क्या कहते हैं? सब कुछ राज्य के लिए, सब कुछ राज्य के लिए, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। तो वो राज्य को बहुत ऊंचा दर्जा उन्होंने दिया था। सब कुछ राज्य के लिए, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। इसी प्रकार ट्रीटस्के क्या कहते हैं कि राज्य व्यक्ति है और हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी पूजा करें। तो राज्य को पूजा करने के लिए लोगों से आह्वान यहाँ पे करते हैं। जोड़ जो एक अन्य विचारक है, वो क्या कहते हैं कि राज्य एवं समाज मनुष्यों की सभी सामाजिक भावनाओं और कामनाओं का प्रतीक है, साथ ही उनकी सामाजिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। तो हमारी यानी मनुष्यों की सभी सामाजिक भावनाओं और कामनाओं का प्रतीक है और साथ ही हमारी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। राज्य व्यक्ति से जो मांग करता है उसे पूरा करने के लिए व्यक्ति को तत्पर रहना चाहिए। तो व्यक्ति से, जो हमारे नागरिकों से, हमसे जो राज्य अपेक्षा करता है उसे हमें पूरा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, ये जोड़ का कहना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आदर्शवादी विचारक है, विचारधारा है, वो समष्टिवादी जो विचारधारा है, समग्र रूप से देखना, समग्रवादी विचारधारा, तो समष्टिवादी, समग्रवादी और आदर्शवादी विचारक राज्य को एक साध्य के रूप में देखते हैं कि वो एक लक्ष्य है, वो एक महान आदर्श है जिसकी प्राप्ति हमें करनी है और राज्य में रहकर ही हमारा विकास संभव है। तो वो थी राज्य एक साध्य है, अब है राज्य एक साधन है। राज्य को अन्य साधनों की तरह, अन्य संस्थाओं की तरह मनुष्य के विकास में सहयोगी एक संगठन मात्र मानना, उसको एक साधन मात्र मानना, तो राज्य एक साधन है। राज्य को साधन मानने वाले विचारक राज्य और व्यक्ति में अंतर स्थापित करते हैं कि दोनों में अंतर है। उसमें राज्य और व्यक्ति को एक दूसरे से अंतर संबंधित किया गया था कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कहते हैं कि राज्य मनुष्यों के हितों की पूर्ति के लिए साधन मात्र है। समस्त संस्थाएं, राज्य सहित जो समस्त संस्थाएं हैं वो मानव के कल्याण और समृद्धि के लिए, न कि मानव इन संस्थाओं के लिए। राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों का कल्याण करना है। तो समस्त संस्थाएं जो है वो मनुष्य के कल्याण और समृद्धि के लिए है, ना कि मनुष्य इन संस्थाओं के लिए। तो राज्य का उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों का कल्याण करना। और कौन सी विचारधाराएं हैं जो इसको मानती है? वो है व्यक्तिवादी सोच, जो व्यक्तिवादी विचारधारा है, अराजकतावादी सोच और बहुलतावादी विचारक। ये तीनों ही विचारधाराएं जो है वो कहती है कि राज्य एक साधन है। किसके लिए? मनुष्य के लिए। तो व्यक्तिवादी, अराजकतावादी और बहुलतावादी विचारक मानते हैं इसको एक साधन।
व्यक्तिवादी राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। अब तीनों में देखिए, जो व्यक्तिवादी विचारधारा है वो राज्य के अस्तित्व को तो स्वीकार करता है, परंतु राज्य को साध्य नहीं मानते। यह राज्य को मात्र पुलिस कार्य तक सीमित रखते हैं कि राज्य के द्वारा कानून व्यवस्था जो है वो संचालित होनी चाहिए, तो पुलिस कार्य तक ही सीमित रखते हैं व्यक्तिवादी सोच। इसमें आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। अगर परीक्षा में राज्य मात्र एक साधन है, कौन से विचारकों ने कहा है, तो वहाँ आपको हर्बर्ट स्पेंसर का नाम देना पड़ेगा। इसके साथ ही J.S. मिल ये भी कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है और साथ ही ये व्यक्तिवादी विचारक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विचारक राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। बुराई तो है लेकिन आवश्यक भी है, तो आवश्यक बुराई मानना राज्य को और सीमित उसको कार्यभार देने के पक्ष में व्यक्तिवादी सोच। इसी तरह आगे देखें, अराजकतावादी विचारक जो हेनरी थोरो की परिकल्पना हमें ध्यान में आती है, महात्मा गांधी से उनको जोड़े हम, तो वो जो सोच है अराजकतावादी सोच का जिन्होंने समर्थन किया था, तो अराजकतावादी मानते हैं कि व्यक्ति का विकास राज्य की समाप्ति में ही निहित है। तो राज्य नामक जो संस्था है उसकी समाप्ति में ही व्यक्ति का विकास निहित है, और इनके लिए जो ये अराजकतावादी सोच है उनके लिए राज्य अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है, अवांछनीय है, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, और वो अनावश्यक संस्था है, आवश्यक भी नहीं है, अवांछनीय, अस्वाभाविक और अनावश्यक संस्था माना है अराजकतावादी सोच वाले लेखकों ने। तो उन्होंने कहा एक साधन है और उसकी सहायता से मनुष्य का विकास हो सकता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो हो ही, वो नहीं हो तो भी काम चल सकता है, ये कहना है अराजकतावादी विचारकों का। तीसरा जो इसमें है बहुलतावादी विचारक। बहुलतावादी विचारक क्या कहते हैं, इसमें रॉबर्ट डहेल का नाम आता है। वो राज्य को अन्य संस्थाओं के समान ही एक संस्था मानते हैं। आर प्रिस्थिस का नाम भी इसमें आता है, रॉबर्ट डहेल का आता है, जो बहुलतावादी विचारक हैं। तो ये अन्य संस्थाओं के समान ही एक संस्था मानते हैं, अन्य समुदायों के समान ही एक समुदाय इन्होंने माना है। तो राज्य को एक समुदाय माना है, राज्य को एक संस्था माना है इन्होंने, बहुलतावादी विचारकों ने। तो ये एक साधन माना है उन्होंने। लास्की कहते हैं कि राज्य साधन है, साध्य नहीं। तो ये वो सोच है जो हमें बताती है कि राज्य अंतिम उद्देश्य नहीं है, हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, वो साध्य नहीं है, वो मात्र एक साधन है जो हमारे जीवन को सुलभ बनाता है। तो व्यक्तिवादी सोच, अराजकतावादी विचारधारा और बहुलतावादी विचारधारा, ये तीनों ही राज्य को साधन मानते हैं, साध्य नहीं। अब बात करें निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या है, पूछ ले आपसे कि आपका क्या मानना है कि राज्य साध्य है अथवा साधन है, तो वहाँ पे देखिए निष्कर्ष में आएगी सारी बातें। राज्य के साध्य व साधन संबंधी जो उपरोक्त विचार है वो एक पक्षीय है, वो एक ही पक्ष दिखाता है। कैसे, जो विचारक है ब्लंसली, उनका मानना है कि राज्य साध्य व साधन दोनों ही है। कैसे, और यही हमारा भी मानना होना चाहिए। अगर हमसे पूछे कि आपके अनुसार राज्य क्या है, तो आप उसे साध्य व साधन दोनों ही मानोगे। कैसे, उनके अनुसार राज्य एक और नागरिकों के हित साधन की संस्था है, एक और तो वो हमारे हितों को साधने की एक संस्था है, उसमें रह कर के हमारे ऐसे बहुत से काम हो सकते हैं जो राज्य के बिना संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर साध्य भी है। क्यों? क्योंकि राज्य के अस्तित्व पर ही नागरिकों की सुविधा निर्भर है। तो राज्य में रहकर ही, राज्य के होने से ही हमें जो है वो सुविधाएं मिलती है। तो एक और हित साधन की संस्था है और दूसरी ओर साध्य भी है। ब्लंसली ने आगे और इसे स्पष्ट किया। देखिए, राज्य की तुलना चित्रकार से करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार एक चित्र किसी चित्रकार के लिए आजीविका चलाने का साधन है,
क्योंकि उससे पैसे मिलेंगे उनको और उस पैसों से उनका गुजारा होगा, तो वो साधन है। वहीं दूसरी ओर सच्ची कलाकृति, एक सच्ची कलाकृति जो है, जो वो चित्र बना रहा है, वो अगर अच्छा बनता है, उसके मन माफिक वो बनता है, तो उसको जो असीम शांति, असीम सुख का जो अनुभव होता है, एक सच्ची कलाकृति एक कलाकार को सच्चा सुख भी देती है। तो वो आजीविका को हम अलग रख दें तो भी जो सच्चा सुख उसको मिलता है वो साध्य है। तो यहाँ साधन भी है चित्रकार के लिए, वो कलाकारी, वो कलाकृति, और साथ साथ में उसके साध्य भी है। उसका कह सकते हैं कि उसको असीम शांति अनुभव होती है, सुख का अनुभव होता है। तो साधन और साध्य दोनों किस प्रकार हो सकते हैं, तो राज्य को हम साध्य व साधन दोनों ही मानना चाहिए। ये था कि राज्य क्या है, एकमात्र एक साधन है अथवा एक साध्य, या दोनों ही, साध्य व साधन दोनों। धन्यवाद।